बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यूं तो फ़न पहलवानी एक अरसा से ज़वाल का शिकार है, लेकिन एक ज़माना था जब बरसगीर पाक व हिंद में फ़न पहलवानी अपने अरूज पर थी और यहाँ पैदा होने वाले कई पहलवानों ने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया। सन 1878 में हिंदुस्तान में अब एक ऐसा सूरज तलू हो चुका था जिसके सामने सारे सितारों की रोशनी को मांद पड़ जाना था। दास्तान शाहजोरा की 73 नंबर किस्त, जो कि रियासत दतिया के दरबारी पहलवान अजीज बख्श लोन बहीवाला रुस्तम हिंद के बेटे, दुनिया आलम के नाकाबिले शिकस्त नामवर शाहजोर गुलाम मोहम्मद अलमरूफ गामा पहलवान जी रुस्तम जमा को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी 62वीं बरसी की मुनासबत से फ़न पहलवानी के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल उर्दू पेजेस, खसूसी तौर पर यह डॉक्यूमेंट्री आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा है। ये वीडियो अलहाज मुबशर इकबाल लोन उस्तादां वाला निशाने सियालकोट गोल्ड मेडलिस्ट, भतीजा अनायत पहलवान उस्तादां वाला फहर हिंद सितारा हिंद मरहूम सियालकोटी के ताम से बनाई गई है। नाज़रीन, हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शुक्रिया। नाज़रीन, उन दिनों रियासतों के राजे महाराजे और नवाब पहलवानों की सरपरस्ती किया करते थे। हिंदुस्तानी रियासतें, जिनमें रियासत इंदौर, रियासत कोल्हापुर, रियासत पटियाला, रियासत जूनागढ़, रियासत बड़ौदा, रियासत हैदराबाद और रियासत दतिया शामिल थी। इनमें बेहतरीन पहलवानों को दरबारी पहलवान के तौर पर रखा जाता और उनके नाज नहरों के साथ हर तरह की सहूलियात मुयस्सर की जाती। गामा जी के वालिद मोहम्मद अजीज बख्श पहलवान बहीवाला रुस्तम हिंद अपने वक्त के नामी ग्रामी पहलवान थे। उस दौर में रियासत दतिया का हुक्मरान राजा भवानी सिंह था, जो बज़ाते खुद फ़न पहलवानी का एक शदाई था। जिसके बाद देगरे राजा भवानी सिंह की ज़ेर निगरानी शाही दंगलों का इनकाद हुआ और हर दंगल की फतह का सेहरा अजीज बख्श पहलवान के सर ठहरा। इस तरह अजीज बख्श पहलवान के फ़न से मुतासर होकर राजा भवानी सिंह ने उन्हें अपना दरबारी पहलवान बना लिया और अपने चहीते पहलवान की शादी उस दौर के एक मुमताज़ वाला पहलवानी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक अजीम पहलवान अमीर बख्श पहलवान अलमारूफ लोन पहलवान रुस्तम हिंद गुर्जबंद अमृतसरी की बेटी से करा दी। अब अजीज बख्श पहलवान की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना थी। शोहरत, इज़्ज़त, दौलत और मोहब्बत के अलावा कुदरत ने उन्हें 33 साल की उम्र में 22 मई 1878 को एक खूबसूरत फर्जंद अता किया, जिसका नाम गुलाम मोहम्मद रखा गया और यही गुलाम मोहम्मद प्यार की ज़ुबान में गामा बन गए। गामा पहलवान जी अभी पौने 6 साल के थे जब उनके वालिद अजीज बख्श पहलवान दुनिया से नाता तोड़कर हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे जा सोए। नन्हे गामा जी अपने वालिद की बेवक्त मौत से बेखबर थे। वो नहीं जानते थे कि मौत क्या होती है और किस तरह अपने चाहने वालों को लम्हों में हमेशा के लिए जुदा कर देती है। अजीज बख्श पहलवान की वफ़ात के 2 माह बाद उनके यहाँ एक और फर्जंद पैदा हुआ, जो अमाम बख्श पहलवान के नाम से मशहूर हुए और रुस्तम हिंद बने। गामा पहलवान जी ने अपने वालिद ग्रामी की मुख्तसर ज़िंदगी में बाप की शफकत और मोहब्बत का कुछ तो लुत्फ़ उठा ही लिया था, लेकिन कुदरत ने अमाम बख्श पहलवान जी को इससे भी महरूम रखा। अब ये 2 यतीम बच्चे ज़िंदगी की नाहमवार राहों में बिल्कुल तन्हा और बेसहारा थे। चनाचे उनकी परवरिश उनके नाना मोहतरम अमीर बख्श अलमारूफ लोन पहलवान रुस्तम हिंद के सुपुर्द कर दी गई। नाना के ज़ेरे परवरिश आने की वजह से गामा जी गामा लोन वाला कहलाने लगे, लेकिन अफसोस कि वो भी अचानक एक हादसा का शिकार हो गए और अपने हाल के हकीकी से जा मिले। नाना की वफ़ात के बाद उनके मामू ईदा पहलवान लोन अमृतसरी ने उनकी तरबियत की। ये वही ईदा पहलवान थे जिन्होंने मानसिंह गेट अमृतसर में एक मस्जिद भी तमीर करवाई, जो कि आज भी मस्जिद ईदा पहलवान के नाम से मशहूर है। गामा पहलवान ने फ़न पहलवानी की इब्तदाई तरबियत अपने मामू ईदा पहलवान से हासिल की, जो उन्हें बचपन से ही मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले दंगलों में साथ ले जाते। जब गामा जी 10 बरस के हुए तो उनके छोटे मामू मोहतरम बूटा पहलवान ने
ریاست جودھپور جانے کے لیے اپنے سفر کی تیاری کی، جہاں ان دنوں راجہ جسونت سنگھ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان کسرتی مقابلہ منعقد ہونے والا تھا، جس میں پہلوانوں کو مختلف کسرتوں سے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اس تاریخی کسرتی مقابلے میں ہندوستان بھر سے 400 سے زائد پہلوانوں نے شرکت کی۔ مقابلہ کی پہلی اور آخری شرط صرف یہی تھی کہ جو پہلوان سب سے زیادہ بیٹھکیں لگائے گا وہی اس مقابلہ میں کامیاب پہلوان تسلیم کیا جائے گا۔ ان 400 نامی گرامی پہلوانوں میں ایک 10 سالہ پہلوان اللہ کا نام لے کر ڈٹ گیا۔ رفتہ رفتہ پہلوان تھک ہار کر میدان چھوڑتے گئے اور آخر میں صرف 15 پہلوان باقی رہ گئے۔ ان میں 10 سالہ گاما پہلوان بھی تھے۔ مہاراجہ جودھ پور نے ایک بچے کی جسمانی کسرت اور فنکاری سے متاثر ہو کر نہ صرف گاما جی کو مقابلے کا فاتح قرار دیا بلکہ گاما کو درباری پہلوان کا درجہ دے کر ریاست جودھ پور میں ہی روک لیا اور دونوں بھائیوں کو اس وقت کے نامی گرامی پہلوان مادھو سنگھ کی شاگردی میں دے دیا۔ خلیفہ بھائی مادھو سنگھ نے 4 سال میں اپنا تمام فن دونوں بھائیوں میں منتقل کر دیا۔ مہاراجہ جسونت سنگھ کی وفات کے بعد ایدھا پہلوان اپنے بھانجوں کے ساتھ واپس ریاست دتیا کے مہاراجہ بھوانی سنگھ کے پاس واپس لوٹ آئے۔ گاما پہلوان جی کی روزانہ کی خوراک میں دودھ، مکھن، بکرے کا گوشت، دیسی مرغیاں، پھل اور بادام شامل تھے اور ایکسرسائز میں اکھاڑا کھودنا، 5000 سکواٹس اور 3000 پش اپس کے علاوہ 40 کے قریب پہلوانوں سے زور آزمائی کرنا ان کا روز کا معمول تھا۔ گاما اپنی عمر کے 15ویں سال میں ریاست دتیا کے ایک بے جوڑ شاہزور بن چکے تھے۔ 2 سال تک مہاراجہ نے گاما جی اور ماں بخش پہلوان کی نمائشی کشتیاں کروائیں، جن میں ہر بار گاما جی سرخرو ہوتے رہے۔ ناظرین، جوناگڑھ نامی گرامی پہلوانوں کا گڑھ تھا۔ سن 1902 میں جوناگڑھ میں عظیم الشان مقابلوں کا آغاز ہوا۔ یہ ایک طرح سے 15 روزہ جشن پہلوانی تھا، جس میں مختلف ریاستوں کے چھوٹے بڑے پہلوان اپنے اپنے فن کا مظاہرہ دکھانے کی خواہش لے کر آتے تھے۔ ان مقابلوں میں غلام پہلوان رستم دورہ کے مایہ شاگرد رشید، رحیم بخش پہلوان سلطانی والا رستم ہند نے بھی حصہ لیا۔ گاما جی رحیم بخش پہلوان کی دھاک سے واقف تھے، لیکن جب تک وہ خود اس عظیم پہلوان کا نظارہ نہ کر لیتے انہیں یقین نہ آتا۔ دن گزرتے رہے اور رحیم پہلوان اپنے حریفوں کو رسوا کن انداز میں پچھاڑتا رہا۔ وہ اس 15 روزہ جشن پہلوانی میں سب سے نمایاں تھا۔ کوئی بھی پہلوان اس کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکا۔ رحیم بخش نے اپنے آخری حریف کو اکھاڑے میں پچھاڑا ہی تھا کہ گاما جی تماشائیوں کی بھیڑ چیر کر بھرے میدان میں آ گئے اور رحیم بخش پہلوان سلطانی والا کو کشتی لڑنے کا چیلنج دے دیا۔ 18 برس کا بالکا اپنے سے 10 سال بڑے اور جشن کے فاتح پہلوان کو للکار رہا تھا۔ رحیم بخش نے گاما جی کا چیلنج قبول کر لیا۔ رحیم بخش کا یہ چیلنج قبول کرنا فراخ دلی کا ثبوت تھا۔ اگر وہ چاہتا تو یہ کہہ کر انکار کر سکتا تھا کہ پہلے میرے کسی شاگرد سے لڑو، مگر وہ جس لیول کا پہلوان تھا اس کا مان تبھی رہ سکتا تھا جب اس دعوت کو قبول کرتا۔ رحیم بخش اپنے روایتی انداز میں ایک بار پھر میدان میں اتر آیا۔ رحیم نے گاما جی کو بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اسے یوں دبوچا جیسے شیر خرگوش کو دبوچ لیتا ہے۔ ادھر فلک شگاف نعرہ بلند ہوا، ہو گیا، مگر وہ کہیں نہ گیا اور رحیم پہلوان اسے رگید کر رہ گیا اور پھر رگیدنے کا یہ عمل طویل ہوتا گیا۔ رحیم بخش کے وقار کو مسئلہ آن پڑا تھا۔ اپنے سے کم عمر اور غیر مشہور پہلوان کا اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہی اس جیسے پہلوان کے لیے رسوائی کی بات تھی۔ دونوں پہلوان کی کشتی کو نصف گھنٹہ سے زیادہ ہو چکا تھا، لہذا نواب آف جوناگڑھ نے دونوں پہلوانوں کو برابر چھڑا دیا۔ رحیم پہلوان نے گوشت شکست نہیں کھائی تھی، مگر ایک 19 سالہ چھوکرے کو گرا نہ سکنا اس کی پہلوانی کی توہین تھی۔ بعد میں یہی کشتی گاما جی کی شہرت کا باعث بن گئی۔ گاما جی کی عمر اس وقت 20 سال تھی، جبکہ انہوں نے ہندوستان کے ہر پہلوان کو کشتی کا عام چیلنج کیا تھا۔ ان کے اس عام چیلنج نے ہندوستان کے تمام پہلوانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑا دی، جس کے نتیجہ میں ہندوستان کی تمام ریاستوں کے پہلوان گاما جی سے مقابلہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گاما جی کی پہلی چیلنج کشتی ریاست دتیا ہی کے نامور پہلوان غلام محی الدین پہلوان سے ہوئی، جس میں گاما پہلوان جی نے اپنے حریف کو 1 منٹ میں ہی پٹ کھینچ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ اس عظیم فتح پر مہاراجہ دتیا نے گاما پہلوان جی کو 22 سیر وزنی چاندی کا گرز اور 20,000 روپے نقد انعام دیا۔
गामा पहलवान जी की दूसरी चैलेंज कुश्ती रियासत बड़ौदा में बुद्धू सिंह पहलवान के साथ हुई, जिसे गामा पहलवान जी ने सिर्फ 1.5 मिनट में ही धोबी पाठ दाव मारकर शिकस्त दी। इस कुश्ती का एहतमाम राजा खांडे राव ने किया था। उसके बाद उन्होंने सूबा पंजाब में कदम रखा, क्योंकि रियासतों के बाद सूबा पंजाब ही को यह फोकियत हासिल थी कि यहाँ नामी ग्रामी उस्तादान फन बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिनमें उस्तादा वाला खानदान, बाली वाला खानदान, सुल्तानी वाला खानदान, बज्जे वाला खानदान और खलीफा गुलाम मुहीउद्दीन का खानदान, जिनकी कोशिशों का नतीजा था कि फ़न कुश्ती की बुनियादें मजबूत से मजबूत तर होती गईं और फिर फ़न पहलवानी के नाम लेवा आशिकान लाखों की तादाद में बरसगीर में नजर आने लगे। गामा पहलवान जी की उम्र उस वक्त 22 साल थी जब उनका चैलेंज लाहौर के मशहूर और मरूफ शाहजोर आफ्ताब फ़न पहलवानी खलीफा गुलाम मुहीउद्दीन पहलवान ने मंजूर किया। उस दौर में खलीफा गुलाम मुहीउद्दीन पहलवान को अपनी ताकत और कमाल फ़न में फातेह पंजाब शुमार किया जाता था और उन्हें दाव पेचों में पूरी महारत और अबूर हासिल था, बल्कि उन्हें दाव पेच का बादशाह कहा जाता था। हजारों तमाशाइयों की मौजूदगी में दोनों पहलवानों ने दाव पेच और ताकत का अमली मुजाहरा किया, लेकिन 5 मिनट बाद ही खलीफा गुलाम मुहीउद्दीन पहलवान कुश्ती छोड़कर अखाड़े से बाहर निकल गए और गामा जी की ताकत और दाव पेच की महारत का एतराफ़ कर लिया। उसके बाद गामा पहलवान जी ने रियासत टेकमगढ़ में कदम रखा। उन दिनों रियासत टेकमगढ़ का राजा महेंद्र सिंह गद्दी नशीन था और वहाँ का दरबारी पहलवान चिराग ने गामा पहलवान जी का चैलेंज कबूल किया था। लेकिन जब गामा पहलवान जी वहाँ पहुँचे तो इत्तेफाक से चिराग पहलवान उस वक्त बीमार थे, मगर राजा महेंद्र सिंह ने दंगल का तयशुदा प्रोग्राम मुलतवी न किया और चिराग से कुश्ती लड़ने के लिए आया हुआ नामवर पहलवान धक्कड़ सिंह के साथ गामा पहलवान जी की कुश्ती करा दी। दोनों पहलवान मैदान में उतरे ही थे कि गामा जी ने अपने हरीफ धक्कड़ सिंह पहलवान को कमाल फुर्ती से एक मंजा हुआ दाव इस्तेमाल करते हुए पहले ही मिनट में साफ चित्त कर दिया। गामा जी ने अपना सफर जारी रखा और रियासत ग्वालियर का रुख किया। इस रियासत से गामा पहलवान जी का चैलेंज लीला आगरा वाले ने मंजूर किया था। ये पहलवान अपने दौर में मरहट्टी और बंदेला रियासतों में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका था, लेकिन 23 साला गामा पहलवान जी के आगे 1 मिनट भी न ठहर सका और ढेर हो गया। उसके बाद रियासत भोपाल में गामा पहलवान जी ने प्रताप सिंह जैसे देव हिकल शाहजोर पहलवान को 2 मिनट में एक टंगी दाव लगाकर चारों शाने चित कर दिया। गामा पहलवान जी 26 साल की उम्र में अपने चैलेंज के 7वें मुकाबला के लिए रियासत रेवा पहुंचे, जहां उनका मुकाबला बदरी नामी एक ब्राह्मण पहलवान से हुआ। तयशुदा वक्त पर कुश्ती शुरू हुई तो गामा पहलवान जी ने शेर बबर की तरह अपने हरीफ पर हमला आवर हुए। इस अचानक और गैर मुतवक्का हमला ने बदरी पहलवान के पांव जमीन से उखाड़ दिए और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए बगैर किसी दाव पेच के अखाड़ा में गिरते गिरते खुद ही चित हो गया। रियासत रेवा से गामा पहलवान जी रियासत इंदौर पहुंचे। उन दिनों इंदौर का राजा शिवजी राव हुलकर था। इस रियासत से गामा पहलवान जी का चैलेंज उस दौर के मशहूर पहलवान अली साईं पहलवान सितारा हिंद लाहौरी ने कबूल किया था। गामा जी के आम चैलेंज का ये आखिरी मुकाबला था। गामा पहलवान जी ने तकरीबन 5 मिनट के दौरानिया में अली साईं पहलवान को चित कर दिया। इस सफर में गामा जी के साथ उनके सादतमंद छोटे भाई इमाम बख्श पहलवान जी रुस्तम हिंद भी थे। गामा पहलवान जी के फन से मुतासर होकर राजा शिवजी राव ने गामा पहलवान की एक और कुश्ती देखने की ख्वाहिश जाहिर की और इस मुकाबला के लिए उन्होंने अपने दिलपसंद शाहजोर पहलवान फिरोजदीन उर्फ गोंगा पहलवान बालीवाला रुस्तम हिंद के वालिद ग्रामी गामू बालीवाला रुस्तम हिंद सियालकोट से कुश्ती मुनक्कद करवा दी। जब मुकर्ररा वक्त पर कुश्ती हुई तो गामा पहलवान जी ने गामू पहलवान बालीवाला को कलाजिंग दाव लगाकर चित कर दिया। इस कुश्ती में सिर्फ 3 से 4 मिनट का वक्त सरफ हुआ। कुश्ती खत्म होने के बाद महाराजा हैरत का इजहार करते हुए गामा जी से कहने लगे, बड़े ताजुब की बात है कि तुम अपने मद्दे मुकाबिल को चंद मिनटों में बड़े आसान तरीके से ज़ेर कर लेते हो। कभी कोई ऐसा पहलवान भी मुकाबला में आया जिससे तुम्हें कुछ देर लड़ना पड़ा हो? तो गामा जी ने कहा, हाँ, जूनागढ़ में गुजरांवाला के नामवर शाहजोर रहीम पहलवान सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद से ऐसी ही एक कुश्ती हुई थी जो मुसलसल 1 घंटा जारी रही, लेकिन फिर भी फैसला न हो सका था। बस इतना सुनना था कि शिवजी राव का इश्तियाक और ज़्यादा बढ़ गया। उसने कहा, अगर एक बार वो मुकाबला रियासत जूनागढ़ में हुआ था तो कोई बात नहीं
कि वही मुकाबला दूसरी बार मेरी रियासत में न हो। राजा ने फौरन दीवाने रियासत को तलब करते हुए गामा पहलवान जी और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला रुस्तम हिंद की कुश्ती मुनक्कद करवाने को कहा। बिलाहर वो दिन भी आ पहुंचा जिसका कई साल से गामा जी को शिद्दत से इंतजार था। इस मुकाबला को देखने के लिए कई रियासतों के लोगों ने शिरकत की। दौरान कुश्ती दोनों पहलवानों ने अपनी ताकत और माहर कुश्तीगीर होने का ऐसा अमली सबूत पेश किया कि शायकीन ने कुश्ती को अपनी नशिस्तों पर कुछ देर सुकून से बैठने भी न दिया। 2 घंटे की कशमकश तक बरसगीर की दोनों ताकतें हर लिहाज से बराबर थीं। एक दूसरे पर हावी होना दोनों के लिए मुश्किल नजर आ रहा था। शाम का अंधेरा छा जाने की वजह से बिल्लाह महाराजा ने बराबरी की सतह पर कुश्ती रोक देने का हुक्म सादर कर दिया। कुश्ती के इख्तिताम पर महाराजा ने दोनों शाहजोर पहलवानों की तारीफ करते हुए कहा कि इतनी अजीम शान कुश्ती मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी और ना ही इतने सख्त जान पहलवान मेरी नज़र से गुजरे जो कि हर लिहाज से अपना सानी नहीं रखते। गामा पहलवान जी और रहीम पहलवान सुल्तानी वाला का ये टकराव महज इस रियासत तक ही महदूद न रहा, बल्कि आगे चलकर इन दोनों अजीम शाहजोरों का तीसरा मुकाबला रियासत इंदौर में मुनक्कद हुआ जो कि बराबर रहा। 27 साल की उम्र में गामा पहलवान जी ने हिंदुस्तान भर के पहलवानों को कुश्ती लड़ने का आम चैलेंज दिया, लेकिन इस अरसे में कोई पहलवान मुकाबला पर आमादा न हुआ। बिलाहर कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने कुश्ती के मुकाबला की आम दावत देते हुए ये शर्त भी रखी कि जो पहलवान मुझे शिकस्त देगा उसे 7,000 रुपये नकद पेश करूंगा। और इस चैलेंज का सिलसिला 3 साल जारी रहा। इस चैलेंज के जवाब में कलकत्ता ही में मौजूद मुल्तान के मशहूर मरूफ पहलवानों के खानदान के नामवर शाहजोर हसन बख्श पहलवान बज्जे वाला सितारा हिंद मुकाबला के लिए उठ खड़ा हुआ। उस वक्त गामा पहलवान जी की उम्र 30 साल थी। जब हसन बख्श पहलवान बज्जे वाला मुल्तानी से कलकत्ता में यह मुकाबला हुआ तो ताकत के कोहगरां गामा जी के आगे हसन बख्श पहलवान 2 मिनट भी ठहर ना सके और नाकामी का मुंह देखना पड़ा। वक्त तो हालात से टक्कर लेता हुआ यह बहादुर और अमली इंसान अब लखनऊ पहुंचा और वहां अपने चैलेंज में एक और इजाफा किया कि हर वो पहलवान जो अभी तक मुझसे शिकस्त खा चुका है अगर दूसरी मर्तबा मुकाबले में आने की ख्वाहिश रखता है तो बगैर किसी पसो पेश के मैदान में उतर आए, बल्कि यहीं तक मौकूफ नहीं, जितनी बार भी सामना करने की हिम्मत हो सामने आए और इनामी रकम हासिल करने की कोशिश करे। गामा पहलवान जी का ये इशारा उन पहलवानों की तरफ था जो चैलेंज मुकाबलों में उनके हाथों गुज़श्ता मुकाबलों में शिकस्त खा चुके थे, लेकिन उनकी यह ख्वाहिश पूरी न हो सकी और बरक्स उसके देखने में ये आया कि उस बार भी हसन बख्श पहलवान मुल्तानी ही मैदान में नजर आ रहा था। बहरहाल हसन बख्श पहलवान बज्जे वाला मुल्तानी के साथ दूसरी कुश्ती अब लखनऊ में हुई और पहले की तरह इस बार भी उन्हें गामा पहलवान जी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। लखनऊ में चंद अयाम क़याम के बाद गामा जी ने अब लाहौर का रुख किया, मगर हसन बख्श पहलवान मुल्तानी ने गामा जी को नीचा दिखाने की जिद में यहाँ भी उनका ताकब न छोड़ा। तीसरी बार यह कुश्ती लाहौर में मुनक्कद हुई, लेकिन नतीजा फिर वही जो पहली 2 कुश्तियों में हुआ था। 3 बार शिकस्त खाने के बाद हसन बख्श पहलवान मुल्तानी को अब चौथी बार गामा जी जैसी आहनी चट्टान से टकराने की जुर्रत न हुई, मगर उनके छोटे भाई इमाम बख्श पहलवान रुस्तम हिंद से मुख्तलिफ औकात में हसन बख्श पहलवान 7 बार कुश्ती लड़े और एक बार भी कामयाब न हो सके। अगरचा इमाम बख्श पहलवान जी हसन बख्श पहलवान की इन कुश्तियों को डटाई का नाम देते थे और बड़ी सादगी से कहते थे कि भाई वो सामने आ जाता था और हमारे लिए लड़ना नागजीर हो जाता था। मुझे 7 बार उससे लड़ना पड़ा, जो कि एक रिकॉर्ड है। गामा जी अभी लाहौर ही में मुकीम थे कि उनका पुराना और सबसे बड़ा हरीफ रहीम बख्श पहलवान सुल्तानी वाला भी लाहौर आ पहुंचा। गामा पहलवान जी की रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के साथ चौथी कुश्ती इस चैलेंज के तहत होना करार पाई थी, जिसमें 7,000 रुपये का नकद इनाम गामा जी की तरफ से रखा गया था। इन 2 पहाड़ों का टकराव लाहौर के हंगामी दंगल में जोशो खरोश के साथ शुरू हुआ। इस बार मुसलसल 2 घंटे 20 मिनट तक ये कुश्ती जारी रही और इसके बावजूद भी कोई नतीजा बरामद न हो सका। दिन की रोशनी में शुरू होने वाली ये कुश्ती सबकी स्याही में लिपटकर जब आंखों से ओझल होने लगी तो शायकीन के इसरार पर मजबूरन दोनों पहलवानों को कुश्ती खुद रोकना पड़ी। ताहम ये ऐलान भी करवा दिया गया कि यह दंगल दोबारा लाहौर ही में मुनक्कद होगा। नाज़रीन, गामा जी ने 32 बरस की उम्र में सन 1897 से सन 1999 तक
یعنی 12 سال کے دورانیہ میں چیلنج اور غیر چیلنج بے شمار کشتیاں لڑ کر کامیابی کے ساتھ ایک ایسا مقام حاصل کر لیا تھا جسے ان کے مشن کی انتہا کہا جا سکتا ہے۔ مگر قدرت کے نزدیک ابھی گاما جی کا مشن ادھورا تھا۔ یہ 1910 ہی کے زمانے کی بات ہے جب انگلستان میں جان بولٹ ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ منعقد ہونے جا رہی تھی، جس میں دنیا بھر کے پہلوانوں کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ گاما جی کے لیے یہ خبر کسی یقوت مرجان سے کم نہ تھی۔ بنگال کی ایک با اثر شخصیت شرت کمار مشرا نے گاما جی کے فن سے متاثر ہو کر انہیں لندن بھیجنے کا بندوبست کیا۔ گاما پہلوان جی اپنے دوست احمد بخش پہلوان بھوکی والا، ستارہ ہند امرتسری، برادر میرا بخش پہلوان بھوکی والا، رستم ہند امرتسری اور گامو پہلوان جلندری کے علاوہ اپنے چھوٹے بھائی امام بخش پہلوان جی رستم ہند کو اپنے ساتھ برطانیہ لے گئے۔ گاما جی رستم زما کے اعزاز کے حصول کے لیے اپنے پہلوانی وفد کے ہمراہ لندن پہنچ چکے تھے۔ مقابلہ کیونکہ ہیوی ویٹ پہلوانوں کے مابین تھا، اس لیے گاما کو انڈر ویٹ ہونے کی وجہ سے مقابلے میں شرکت سے روک دیا گیا۔ اس پر گاما پہلوان جی نے اس زمانے کے ہیوی ویٹ پہلوان زبیسکو اور فرینک گو سمیت برطانیہ کے تمام پہلوانوں کو کشتی لڑنے کا یہ چیلنج دیا کہ ہندوستان کا گاما پہلوان دنیا کے تمام پہلوانوں کو 5 منٹ میں شکست دے سکتا ہے، اور اگر وہ ہار گیا تو بطور اعتراف شکست 5 پاؤنڈ کی انعامی رقم جیتنے والے کے حوالے کر کے وطن واپس لوٹ جائے گا۔ گاما جی کے اس حیرت انگیز چیلنج کو برطانیہ کے اخبارات میں شاہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیا گیا۔ اس چیلنج کو سب سے پہلے امریکی پہلوان ڈاکٹر بنجمن رولر نے قبول کیا۔ بنجمن رولر نہ صرف اس دور کا بڑا نامور پہلوان تھا، بلکہ گاما پہلوان سے 6 انچ قد اور 34 پاؤنڈ وزن میں بھی زیادہ تھا۔ لیکن جب مقابلہ ہوا تو گاما جی نے اسے 1 منٹ 40 سیکنڈ میں زیر کر دیا۔ 2 دن میں دنیا کے 12 مشہور پہلوانوں میں سے کوئی پہلوان بھی گاما پہلوان کے سامنے ٹک نہ پایا، اور مقابلے میں آنے والے نامی گرامی پہلوان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ گاما جادوگر ہے۔ یہ دیکھ کر گاما جی کو عالمی چیمپئن شپ میں شرکت کی اجازت دے دی گئی۔ زبیسکو اس زمانے کا ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن تھا اور اس کا شمار دنیا کے ممتاز پہلوانوں میں ہوتا تھا۔ 10 ستمبر 1910 کو گاما پہلوان جی اور اسٹینلے زبیسکو رستم یورپ جان بل ورلڈ چیمپئن شپ ٹائٹل کے لیے لندن کے شیلفرڈ ڈبش اسٹیڈیم میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے۔ اس میچ کی انعامی رقم 250 پاؤنڈ اور جان بولٹ بیلٹ تھی۔ مقابلہ شروع ہوا تو تماشائیوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ نوجوان گاما جی نے زبیسکو پہلوان کو آگے رکھ کر ریگیدنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پورے مقابلہ کے دوران 2 گھنٹہ 35 منٹ تک زبیسکو زمین سے نہیں اٹھا اور بیٹھے بیٹھے ہی داؤ پیچ لڑانے کی کوشش کرتا رہا۔ بالکل اسی طرح جب انوکی اور محمد علی کا مقابلہ ہوا تو انوکی دفاعی حکمت عملی کے تحت زمین سے نہیں اٹھا تھا اور لیٹ کر ہی مقابلہ کرتا رہا۔ یہ مقابلہ جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا۔ زبیسکو کی اس حرکت پر اس کے مداحوں نے شدید غصے کا اظہار کیا۔ انتظامیہ نے فاتح کا واضح تعین کرنے کے لیے مقابلہ اگلے ہفتے رکھا۔ اب یہ دنگل 17 ستمبر لندن کے ہی شیلفرڈ ڈبش اسٹیڈیم میں ہزاروں تماشائیوں کی موجودگی میں منعقد ہوا۔ گاما پہلوان جی مقررہ وقت سے پہلے ہی اکھاڑا میں پہنچ چکے تھے، مگر زبیسکو کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے مینیجر کے ہاتھ ایک خط بھجوا دیا کہ والدہ کی علالت کے باعث میں مقابلہ کرنے سے معذور ہوں۔ شائقین بھانپ چکے تھے کہ زبیسکو مقابلہ کے میدان سے بھاگ نکلا ہے۔ گاما پہلوان جی شیر ببر کی طرح اکھاڑا کے بیچ میں کھڑے رہے۔ اس طرح منتظمین نے ججوں کی مشاورت سے گاما پہلوان جی کو 250 پاؤنڈ نقد انعام کے ساتھ عالمی اعزاز کی جان بل بیلٹ دے کر چیمپئن آف ورلڈ یعنی رستم زما کے خطاب سے نوازا۔ وطن واپسی کے بعد گاما پہلوان اور رحیم بخش پہلوان سلطانی والا کا 5واں اور آخری مقابلہ 1910 میں الہ آباد کے مقام پر ہوا۔ دونوں پہلوان ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ دونوں پہلوان پونے گھنٹے تک ایک دوسرے پر اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ رحیم پہلوان جی کا دم تازہ نہ رہا۔ اسی اثنا میں گاما پہلوان جی نے رحیم پہلوان کا کارا یعنی پٹ نکالا تو رحیم پہلوان اکھاڑا کی مڈیر پر جا گرے۔ اس طرح ان کی پسلیوں کو چوٹ آ گئی اور باقی تمام کشتیوں کی طرح یہ کشتی بھی برابر چڑھا دی گئی۔ ناظرین، فن پہلوانی کے بعض مورخین نے گاما پہلوان جی اور رحیم پہلوان سلطانی والا کے مابین کشتی کا فاتح گاما پہلوان جی رستم زما کو قرار دیا ہے۔ یہاں ذکر کرنا لازم بنتا ہے
रहीम सुल्तानी वाला जिंदगी भर दुनियाई पहलवानी के अजीम शाहजोर गामा पहलवान रुस्तम जमा का सबसे बड़ा हरीफ रहा, और गामा जी ने भी जिंदगी में अगर किसी के फन को तस्लीम किया तो वो रहीम पहलवान सुल्तानी वाला के फन को। सन 1916 में गामा जी ने भारत के मशहूर मरूफ पहलवान पंडित बिद्दू ब्रह्मन को शिकस्त दी तो बरसगीर के पहलवानों पर गामा जी की ऐसी धाक बैठी कि 1928 तक कोई भी पहलवान उनके मुकाबले आने की हिम्मत न कर सका। गामा पहलवान जी की उम्र 50 साल थी कि जब उनके पुराने हरीफ स्टैनले ज़बेस्को ने महाराजा पटियाला को एक शिकायती खत लिखा, जिसमें ज़बेस्को ने सन 1910 का हवाला देते हुए कहा कि उस कुश्ती का कोई फैसला ना हो सका था, लिहाजा गामा जी को एक बार फैसला कुन मुकाबला मेरे साथ जरूर लड़ना होगा। महाराजा पटियाला हैरान हुए कि तकरीबन 18 साल ज़बेस्को को यह ख्याल क्यों न आया कि वो मुकाबला फैसला कुन ना था। हर शख्स को इल्म था कि ज़बेस्को मैदान छोड़कर खुद ही भाग निकला था। महाराजा ने इसका जिक्र गामा पहलवान जी से किया तो उन्होंने महाराजा पटियाला से ज़बेस्को को पटियाला आने की दावत देने को कहा। गामा जी का जवाब सुनकर महाराजा पटियाला बहुत खुश हुए और मुतमिन भी। उन्होंने एक टेलीग्राम के जरिए ज़बेस्को को मुतला करते हुए पटियाला आने की दावत दी और साथ 40,000 रुपये नकद इनाम देने की पेशकश भी की। इस तरह 28 जनवरी 1928 को पटियाला में इस अजीम शान कुश्ती का एहतमाम किया गया। तमाशाई अभी अपनी जगहों पर बैठे भी नहीं थे कि गामा जी ने ज़बेस्को को चित कर दिया। कुश्ती सिर्फ 3 सेकंड में ही खत्म हो गई। नाज़रीन, याद रहे कि इस शिकस्त के बाद ज़बेस्को ने गामा पहलवान जी को टाइगर का खिताब दिया था। सन 1929 में गामा जी ने अपना आखिरी बैनुल-अक़वामी मुकाबला फ्रांसीसी पहलवान मिस्टर पीटरसन से लड़ा, जिसका एहतमाम महाराजा पटियाला ने किया था, जिसमें गामा पहलवान जी ने अपने हरीफ पीटरसन को महज 2 मिनट में चारों शाने चित करके उसका गुरूर खाक में मिला दिया। इस तरह 48 साल की उम्र में गामा पहलवान जी दुनिया पहलवानी के अजीम तरीन पहलवान ठहरे। क़याम पाकिस्तान के बाद गामा जी अमृतसर से लाहौर के इलाके मोहनी रोड शेर पंजाब स्ट्रीट में मुंतकिल हो गए। यहाँ उन्होंने अपने भतीजों यानी इमाम बख्श पहलवान जी रुस्तम हिंद के बेटों हाजी मंजूर हुसैन लोन, अलमरूफ बोलू पहलवान जी, आज़म उर्फ राजा पहलवान, असलम उर्फ अच्छा पहलवान रुस्तम पंजाब, हसन दीन उर्फ हसू पहलवान, अकरम उर्फ अकी पहलवान शेर बब्बर और मुअज़्ज़म उर्फ गोगा पहलवान फहरे लाहौर को फ़न पहलवानी की तरफ राग़ब किया, जिन्होंने अपने वालिद इमाम बख्श पहलवान जी रुस्तम हिंद, ताया गामा पहलवान जी रुस्तम जमा और मामू हमीदा पहलवान रहमानी वाला रुस्तम हिंद के ज़ेर साया पाकिस्तान के नामवर पहलवानों समेत दुनिया भर के पहलवानों को नाको चने चबवाए। वक्त धीरे धीरे सिरक रहा था। इमाम बख्श और गामा जी की टक्कर का कोई न रहा था। गामा जी को दुनिया का कोई इंसान चित न कर सका, मगर कुदरत ने उसे कड़े इम्तिहान में मुब्तला कर रखा था। उसके यहाँ जो भी औलाद हुई जिंदा न बच सकी। गामा पहलवान जी ने 2 शादियाँ की थीं। पहली शादी 1905 में गामू पहलवान लाहौरी की बेटी से हुई, जो 3 साल बाद फौत हो गई। बाद में उन्हीं की बहन वजीर बेगम से दूसरी शादी हुई, जिसमें से 5 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुईं। मगर बदकिस्मती से गामा जी के जितने भी लड़के पैदा होते वो सब के सब फौत हो जाते, मगर लड़कियां जिंदा रहती। गामा जी की बेटी के साथ इमाम बख्श पहलवान रुस्तम हिंद के बेटे हाजी मंजूर हुसैन लोन, अलमरूफ बोलू पहलवान रुस्तम जमा की शादी हुई थी। गामा पहलवान जी रुस्तम जमा के भतीजे और दामाद बोलू पहलवान ने यूनुस पहलवान सितारा पाकिस्तान गुजरांवालिया को शिकस्त देकर रुस्तम पाकिस्तान का एजाज़ हासिल किया था। जबकि 57 साल के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा मुकाबला भी बरतानिया के शहर लंदन के वेम्बले पोल स्टेडियम में 29 मई 1967 को मुनक़द हुआ, जो कि हाजी मंजूर हुसैन अलमरूफ बोलू पहलवान जी ने फ्रांस के चैंपियन हेनरी पेरी को शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियन की बेल्ट हासिल की थी। उस वक्त गामा जी की उम्र 70 बरस हो चुकी थी। वो दिल और दमे के मर्ज में भी मुब्तला हो चुके थे। गामा पहलवान जब 75 बरस से ऊपर के हुए तो डॉक्टरों ने वर्जिश और चलने फिरने से परहेज करा दिया। दिल के 4 दौरे पड़ चुकने के बाद गामा पहलवान भी अब डॉक्टरों के कहे पर अमल करने पर मजबूर थे। उसके अलावा वर्जिश और आला खुराक से हमेशा के लिए तायब हो गए। 82 साल रुस्तम जमा अब चारपाई से लग कर रह गए थे। वो शाहजोर जो बैक वक्त दर्जनों पहलवानों के भुलके उड़ा दिया करते थे, बिस्तर अलालत पर इतना नातवां और लाचार हो गए कि हिलजुल भी नहीं सकते थे। गोश्त का पहाड़ अब हड्डियों का ढांचा बन चुके थे।
गामा पहलवान जी जिंदगी की बेसबाती का सबूत थे। दुनिया में कितने ही शाहजोर आए, बड़े बड़े बादशाह आए, मगर जब मौत ने जिंदगी की दहलीज पर दस्तक देनी शुरू की तो सब कुछ फना हो गया। गामा जी के बुलावे का वक्त हो चुका था। बिलाहर 23 मई 1960 को गामा पहलवान रुस्तम जमां मौत के खिलाफ अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी कुश्ती हार गए। दुनिया भर के अखबारात में रुस्तम जमां की वफात की खबरें शाया हुई। गामा पहलवान जी को दरबार पीर मक्की के करीब एक छोटे से कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। नाज़रीन, गामा पहलवान जी ने जिंदगी भर इंकिसारी, आजिज़ी और तहम्मुल मजाजी को शिवा बनाए रखा। गामा पहलवान का शुमार तारीख के अजीम तरीन पहलवानों में होता है। सारी जिंदगी नाकाबिल शिकस्त रहने का एजाज हो या 1200 किलो वजनी पत्थर उठाना, गामा जी ने फन पहलवानी में ऐसी तारीख रकम की जो उससे पहले या उसके बाद शायद ही कोई दूसरा पहलवान रकम कर सके। और दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने गुज़िश्ता रोज अपना डूडल दुनिया आलम के नावर शाहजोर गुलाम मोहम्मद उर्फ गामा पहलवान जी के नाम करते हुए उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। हम गूगल इंतज़ामिया के दिल की अता गराइयों से शुक्रगुजार हैं, लेकिन कितने दुख की बात है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने अपने कौमी हीरो गामा पहलवान जी रुस्तम जमां को खराज अकीदत तक पेश नहीं किया। हालांकि गामा पहलवान की बरसी पर भारत में 8 रोज़ा तकरीबात का इनकाद होता है और वहाँ उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया जाता है। खानदानी रवायात के मुताबिक गामा जी के खानदान के अजीम सपूतों भोलू बरादरान और उनके जानशीन शेर इब्न शेर, नासर भोलू पहलवान रुस्तम एशिया, ज़ुबैर उर्फ झारा पहलवान रुस्तम पाकिस्तान मरहूम, सुहेल पहलवान इंटरनेशनल रेसलर, आबद असलम पहलवान, हाजी दबीर लोन अलमरूफ बीरी पहलवान रुस्तम खलीज, भतीजा अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान गुजरावाले मरहूम, भांजा बोलू पहलवान जी रुस्तम जमां और अब्बास लोन उर्फ टीटू पहलवान, भतीजा अच्छा पहलवान शेर पाकिस्तान, भांजा बोलू पहलवान जी रुस्तम जमां ने दुनिया आलम के नावर शाहजोरों को घुरा कर अपने मुल्क वतन अजीज़ पाकिस्तान और अपने खानदान का नाम रोशन किया। नाज़रीन, गामा खानदान के अजीम सपूत भोलू पहलवान जी रुस्तम जमां के पोते शेर इब्न शेर नासर भोलू पहलवान के नेक सीरत साहबजादे शार्क नासर भोलू भी फन पहलवानी के रूह रवां हैं। जापान के लेजेंड एंटोनियो अनोकी दिसंबर 2012 को स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की दरखास्त पर पाकिस्तान पहुंचे तो लाहौर में जापानी पहलवानों के साथ नुमाइशी कुश्तियों का एहतमाम किया गया था। लाहौर में क़याम के दौरान अनोखी पहलवान ने भोलू बरादरान की कब्रों पर फातिहा पढ़ी और वापसी पर रुस्तम पाकिस्तान जारा पहलवान मरहूम के 14 साला भतीजे और आबद असलम पहलवान के बेटे हरून आबद को अपने साथ जापान ले गए, जहां वो आजकल फ्री स्टाइल और गद्दा कुश्ती की तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ यह अमर काबिल ज़िक्र है कि आलम इस्लाम के बतले जलील साबक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अहलिया मरहूमा मुहतरमा बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहबा दुनिया आलम के अजीम शाहजोर मुहतरम गामा पहलवान जी रुस्तम जमां की नवासी थीं। नाज़रीन, बरसगीर पाक व हिंद में फ़न पहलवानी के आलमी शोहरत याफ्ता मुहक्किक और मुनफरिद आशिक श्री सरदार बलबीर सिंह कंवल जी आप लंदन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बरसगीर पाक व हिंद के शाहजोरों और फ़न पहलवानी से वो जुनून की हद तक इश्क करते हैं और फ़न पहलवानी पर उनकी तहरीर करदा मज़ामीन और कुतब शायकीन फ़न पहलवानी बड़ी लगन और ज़ौक़ से पढ़ते हैं। इस फील्ड में दौरे हाजरा में उनका कोई सानी नहीं। सरदार जी ने 90 साल से ज़्यादा उम्र में भी पहलवानों पर तहकीकी काम जारी रखा हुआ है और सरदार जी एक तवील अरसा से दुनिया आलम के अजीम नावर शाहजोर गामा पहलवान जी रुस्तम जमां के हालात ज़िंदगी और कारनामों पर मबनी किताब गामा द लायन ऑफ द गंजेस नामी किताब लिख रहे थे, जो छपकर मंजर आम पर आ चुकी है। इस मशहूर ज़माना किताब में मोहतरम गामा पहलवान जी रुस्तम जमां और दीगर नावर पहलवानों की नादर और नायाब तस्वीर के अलावा दंगलों के इश्तहारात के अक्स, अखबारी तराशे और पहलवानों की यादगार चीज़ों, अनामात और नवादरात की तस्वीरें शामिल हैं। ये नायाब किताब फ़न पहलवानी से दिलचस्पी रखने वाले तमाम नौजवानों, पहलवानों, शौकीन कुश्ती और आने वाले की नस्लों के लिए कारआमद और तहकीक के तालिब इल्मों के लिए एक नेमत लाजवाब साबित होगी। हमारी दिली तमन्ना है कि ये तारीख़ी किताब, जिसे सरदार बलबीर सिंह कंवल जी ने ज़िंदगी के बेहतरीन की साल और ज़र कसीर खर्च करके मंजर आम पर ला रहे हैं, कदरदान हाथों में पहुँचे
ताकि फ़न पहलवानी का टमटमाता हुआ चिराग बुझने न पाए। पाकिस्तान में भी शायकीन फ़न पहलवानी इस किताब को देखने की तमन्ना रखते हैं। अल्लाह तबारक तआला गामा पहलवान जी रुस्तम जमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी कब्र को अपनी रहमतों से मामूर फरमाए। नेज़ उनके ख़ानदान के हर फर्द को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आलमी शोहरत याफ्ता शाहज़ोरों के इस मुमताज़ ख़ानदान में आइंदा भी पहलवान मंजर आम पर आएँ, जो अपने मुल्क पाकिस्तान और अपने ख़ानदान का नाम फिर से आलमी सतह पर रोशन कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। नामुकम्मल कहानी मुकम्मल हुई, ना तमाम फसाना तमाम हुआ। नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।